सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी वाड्रा से सरकारी बंगला खाली कराना महज सरकारी फैसला है या फिर इसके पीछे सियासत है? आज इसी मुद्दे पर बात होगी। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को 23 साल पहले अलॉट लोधी स्टेट स्थित बंगला खाली करने को कहा गया है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि एसपीजी सुरक्षा हटने के बाद वो इस बंगले की हकदार नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है और अब ऐसी चर्चा भी है कि अगले यूपी चुनाव के मद्देनज़र प्रियंका लखनऊ में ही डेरा डालने वाली हैं। बंगले को लेकर क्या सियासत हो रही है और यूपी चुनाव को लेकर क्या रणनीति बन रही है, इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। कोरोना संकट और बॉर्डर पर चीन से जारी तनातनी के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सियासी लड़ाई अब और भी तेज हो गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित सरकारी बंगले को खाली करने को कहा है, जिसके बाद दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। जहां कांग्रेस इसे बदला बता रही है तो बीजेपी इसे सही फैसला कह रही है। करीब 23 साल से दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित इस सरकारी बंगले में रह रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को अब ये बंगला खाली करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ओर से जारी नोटिस में प्रियंका को 1 अगस्त तक ये बंगला छोड़ने को कहा गया है। दरअसल एसपीजी सुरक्षा के तहत गांधी परिवार को ये बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन बीते साल नवंबर में नियमों में बदलाव के बाद प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई थी। फिलहाल उनको Z+ सुरक्षा मिली है और इस कैटेगरी की सुरक्षा पाने वालों को सरकारी आवास की सुविधा नहीं दी जाती है। हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले को बदले की कार्रवाई बताकर पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा है। मोदी जी, आपका और आदित्यनाथ जी का विचलन भरा तरीका पूरा देश जानता है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और भाजपा की सरकार के कारनामों को बार बार उजागर करती हैं। अब तो सरकार इतनी गिर गई कि प्रियंका गांधी जी के मकान को खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कांग्रेस को ये भी लगता है कि मोदी सरकार प्रतिशोध की भावना से प्रियंका गांधी को परेशान कर रही है। जो नियम प्रियंका गांधी जी के लिए लगे हैं, वही नियम बीजेपी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी के लिए नहीं लगते हैं। उन्हें भी एसपीजी का कवर नहीं है। ये दोहरे मापदंड का और शाह और शहनशाह की तानाशाही का प्रमाण है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये एक रूटीन एक्शन है और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। अब जिन कारणों से हुआ वो कारण अब है नहीं, सिक्योरिटी के रीज़न से, सिक्योरिटी का एसपीजी जो कवर था उसके रीज़न से, तो इसको पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल रूप में देखना ही नहीं चाहिए। एक सामान्य सी जो प्रक्रिया है वो है तमाम बीजेपी के लीडर्स और तमाम बीजेपी के नेताओं को भी घर भी खाली करने पड़े और जो भी सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां की हैं उसके हिसाब से क्या इस पर भी पॉलिटिक्स। देखिए, कबीरदास जी का एक बहुत ही मशहूर दोहा है कि जिनमें जितनी बुद्धि है तितनो देत बताए, वाको बुरा न मानिए और कहाँ से लाए। तो आज की तारीख में ये है कि ये खुद अकल के दुश्मन बन गए हैं। सरकार नियमों का हवाला दे रही है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि गांधी परिवार की सुरक्षा से समझौता हो रहा है। सुरक्षा कारणों से उन्हें ये छोटा सा बंगलो मिला हुआ है, इसको खाली करा लेना, जबकि उनकी सुरक्षा जो है वो अभी भी जज श्रेणी के ऊपर है, तो उसके आदि बंगलो खाली करा लेना उचित नहीं, एक अनुचित कदम जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि लोकतंत्र में और राजतंत्र में इन बातों का सदैव ख्याल रखना चाहिए। इस तरह की चीज जिसमें किसी की सुरक्षा कोई खतरा हो और वो
घर इस तरह से खाली कराना, किसी को इस तरह से तंग करना या मतलब उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित है। दरअसल प्रियंका को टाइप 6 कैटेगरी का ये बंगला 21 फरवरी 1997 में अलॉट किया गया था और वो अभी इस बंगले के लिए हर महीने 37,000 रुपए किराया दे रही है। ये बंगले सिर्फ उन लोगों के लिए अलॉट होते हैं जो 4 से 5 बार सांसद रही हों या फिर सांसद बनने से पहले किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री या राज्यपाल का पद संभाला हो। प्रियंका गांधी इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी सुरक्षा की वजह से ये बंगला मिला हुआ था। पिछले साल नवंबर में सरकार ने एसपीजी सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया था और गांधी परिवार से एसपीजी कवर वापस ले लिया था। सरकार का कहना है कि जब प्रियंका के पास एसपीजी प्रोटेक्शन नहीं है तो उन्हें बंगला खाली करना होगा और ऐसा न करने पर उन्हें अतिरिक्त किराया देना होगा। प्रियंका गांधी संसद के किसी सदन के सदस्य भी नहीं है, ऐसे में उन्हें सरकारी बंगला नहीं मिल सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार। तो सरकारी बंगले की सियासत, जाहिर सी बात है कि सरकार ने ये एक झटके में नहीं किया। एक निर्णय के तहत कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है वो किन लोगों को दिया जाएगा, इसको लेकर के एक बदलाव किया गया और बदलाव करने के कारण गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा विड्रॉ की गई। और एसपीजी सुरक्षा के चलते आज से 23 साल पहले श्रीमती प्रियंका गांधी को ये बंगला मिला हुआ था। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी इसे बदले की कार्रवाई करार दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ कहना है कि बदले की कार्रवाई नहीं है, यह एक ऐसी कार्रवाई है जो सामान्य तरीके से अगर कोई कैटेगरी में नहीं आता तो सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जो है शहरी विकास मंत्रालय किसी को भी नोटिस देता है और उसके तहत उसको एक निश्चित समय सीमा दी जाती है कि इतने के बाद अपने घर की व्यवस्था कर लें, अपने रख रखाव की व्यवस्था कर लें, वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोरोना काल भी चल रहा है, इसका बेनिफिट हो सकता है कि श्रीमती प्रियंका गांधी को मिल जाए और अगर उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन जाए तो सरकार हो सकता है कि 1-2 महीना इस अवधि को बढ़ा भी दे। लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रेम शुक्ल जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा जी जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी जुड़े हुए हैं और बीएसपी नेता एमएच खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार हम लोगों के गुरुदेव श्री वेद प्रताप वैदिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से यूपी चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी कमर कस रही है और यहाँ तक कि कार्तिक चिदम्बरम ने प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पहले से ही घोषित करने की अपील अपने ट्विटर हैंडल के जरिए की है, जो आज सोशल मीडिया में ट्रेंड भी कर रहा है। इन तमाम मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं प्रेम जी से ले रहा हूँ। प्रेम जी, आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी पर कुछ ज़्यादा नज़र रखी जा रही है और उनका बंगला जिस तरीके से खाली कराने के लिए कहा गया है, कोरोना के कारण उनको थोड़ा वक्त और दिया जा सकता था? देखिए, ये उनका अपना, जैसे आप ही ने अभी जब अपना प्रस्तावना प्रस्तुत की जी, उस प्रस्तावना में ये बात भी बताई कोरोना काल है तो एप्लीकेंट अपनी बात रख सकता है। और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में केंद्रीय शहरी मंत्रालय के मकानों के आवंटन की एक प्रणाली है। उस प्रणाली के तहत ही श्रीमती प्रियंका वाड्रा को मकान आवंटित हुआ था। इसी तरह से हमारे यहाँ सिक्योरिटी रिव्यू करने की भी प्रणाली है। किसी जमाने में तो एसपीजी एक्ट होता ही नहीं था, फिर एसपीजी एक्ट बना, फिर एसपीजी एक्ट में भी अमेंडमेंट, जो भी हमारे यहाँ कानून बनते हैं उनमें संशोधन की एक तय प्रक्रिया है। उस तय प्रक्रिया के तहत संशोधन हुआ और एसपीजी एक्ट जो है उसमें संशोधन करके एसपीजी कवर से श्रीमती प्रियंका वाड्रा बाहर हुई। अब उनको जो बंगला आवंटित हुआ था वो स्पष्ट तौर पर एसपीजी प्रोटेक्टिव होने के नाते हुआ था। अब Z+ प्रोटेक्टी हर किसी को यदि बंगला अलॉट किया जाने लगा दिल्ली में, तो एक नए तरह का आपको क्लासिफिकेशन, नया वर्ग जो है उसको भी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के मकान आवंटन करने की प्रक्रिया में एक नई आपको कैटेगरी जोड़नी पड़ेगी। अब उसके तहत अगर उन पर कार्रवाई हुई है, जो हर किसी के साथ हो सकती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, रूटीन है, उस पर राजनीति करना कि नहीं प्रतिशोध की भावना है,
और ऐसा है वैसा है। मुझे लगता है इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली में अगर किसी को लगता है कि मेरे खिलाफ कोई राजनीतिक प्रक्रिया के तहत, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कोई कार्रवाई हो रही है, तो सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ वो न्यायपालिका जा सकता है। तो श्रीमती प्रियंका वाड्रा के प्रवक्ता श्री रणजीत सुरजेवाला को यदि लगता है कि प्रियंका वाड्रा को गैर कानूनी ढंग से प्रतिशोध लेने के लिए जिस सरकारी मकान में उनको आवंटन था उससे उनको निकाला जा रहा है, तो हमारे यहाँ तो प्रक्रिया है, अदालत जा सकती है, उनको वहां मिल सकता है, या अपना आवेदन वो सरकार से दे सकते हैं कि भाई ये मुद्दे हैं, इसके तहत मकान का आवंटन जो है रद्द नहीं हो सकता। ये प्रक्रियाएं करने की बजाय आप राजनीतिक कीचड़ फेंक शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, स्वागत है आपके कीचड़ फेंकने का भी। इस तरीके से आपने संकेत दिया मेरी प्रस्तावना को जानते हुए, तो अगर मान लीजिए एप्लीकेशन पड़ती है कोरोना को देखते हुए श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी प्रेम जी? देखिए, उसके लिए एक तय प्रक्रिया है, ऐसे चीजों पे विचार करने के लिए अथॉरिटीज है जी, वो अथॉरिटी का अधिकार है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक और आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं को भी बंगला मिला हुआ है और वो भी Z+ श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त हैं। आखिर दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी क्यों अपना रही है? दोहरा कैसे उपेंद्र जी? वो दोनों जिनका उन्होंने नाम लिया, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी का जी, वो कई बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और जो नियमों के अनुकूल ही उनको आवंटन हुआ है। अगर फिर मैं कहता हूं कांग्रेस को लगता है कि ये भेदभाव हो रहा है, तो उनके पास फिर लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग खुले, किसने उनको रोक रखा है? जाहिर सी बात है। अलका जी, आप बताएं कि क्या अब भी आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बदले की कार्रवाई की है? उपेंद्र जी, आपने जो शीर्षक दिया है ना, उसमें लिखा है प्रियंका से बदला वो सही फैसला। मैं आपको एक बात आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ, कोई भी फैसला जब बदले की भावना से लिया जाता है वो फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो साफ सी है, ये बदले की भावना से लिया गया है। हमें सिर्फ आपत्ति उस पे, हमें इस बात पे आपत्ति नहीं है कि मकान क्यों ले लिया गया सरकारी। प्रियंका जी ने बड़ी शालीनता से उसे स्वीकार कर लिया है। जो ड्यूज थे 3,47,000 के करीब पे भी कर दिए हैं, और बिल्कुल वो तैयार है, वो बिल्कुल लखनऊ की तरफ कूच करने को तैयार है। लेकिन बदले की भावना अगर मैं कहती हूँ तो कैसे हो गई बदले की भावना? आप देखिए मुद्दे क्या है देश के। आपके चैनल पे कल तक क्या डिबेट थी? कोरोना की महामारी, चीन का विवाद, हमारे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, हमारा नागालैंड पूरा तरीके से, कश्मीर हम कहें, पूरी तरह से हिंसा हो रही है, जाने जा रही है। मुद्दे ये थे कल तक। आज मुद्दा क्या हो गया? प्रियंका गांधी का सरकारी अमानत। तो मकसद मुद्दों से भटकाना है। जो ये कहीं ना कहीं इस तरह की डिबेट जब होती है तो समझ आ जाता है कि पेट्रोल डीजल के दाम, कोरोना वायरस, चीन विवाद से भटकाना चाहते हैं, जो भटका रहे हैं। बदला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस बाज नहीं आ रही है। हम लोग बाज नहीं आ रहे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बाज नहीं आ रहे। बार बार इन्हें बेनकाब करते हैं, प्रधानमंत्री जी को उस बयान को बेनकाब करते हैं जो 19 जून को उन्होंने दिया। ना कोई आया था, ना कोई आया हुआ है, और ना हमारी किसी पेट्रोलिंग पोस्ट पे कब्जा है। बेनकाब हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि इनसे चीन पे प्रश्न किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर स्पीकअप इंडिया के तहत पेट्रोल डीजल के दामों पर पूछा जा रहा है। और सबसे ज्यादा छटपटाहट पता कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है, क्योंकि मिशन 2022 पे प्रियंका गांधी निकल चुकी है, इसलिए वहां छटपटाहट है। कैसे इन्होंने मजदूरों के लिए जो बसें भेजी थी वो वापस कर दी, क्योंकि प्रियंका गांधी से चुनौती है। और आपको बताती हूँ, प्रियंका गांधी जी ने सवाल उठाया, जो बदले की भावना ये दिख रही है, आपकी मोदी सरकार बताती है कि हमने योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश को 1,42,000 मैट्रिक टन अनाज भेजा गरीबों में, मजदूरों में बांटने के लिए। बटा कितना? मात्र 3,030 लेकिन अलका जी, एक सवाल तो बनता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है कि अगर वो बंगला चाहें तो रखना चाहें तो मार्केट रेट दे करके रख सकती हैं, उनको कोई पैसे की कमी तो है नहीं।
लगता है अलका जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तब तक हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नया आशियाना लखनऊ हो सकता है। यूपी में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2 साल बाद या कह लें या 2 साल से भी कम, 1 साल 8 महीने 7-8 महीने की। और कांग्रेस की सियासी रणनीति के लिहाज से ये जरूरी भी है कि यूपी में पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए प्रियंका लीड रोल में दिखें और काम करें। और विरोधियों पर खुलकर हमले भी इस समय वो कर रही हैं, लेकिन यूपी की राह इतनी आसान नहीं है। दिल्ली के सरकारी बंगले को खाली करने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नया पता लखनऊ हो सकता है। चर्चा है कि दिल्ली का बंगला खाली करने के बाद प्रियंका हजरतगंज में गोखली मार्ग स्थित दादी इंदिरा गांधी की दिवंगत मामी शीला कौल के घर रहेंगी। बताया जाता है कि प्रियंका के रहने के लिए कौल के इस घर की मरम्मत और साज सज्जा का काम भी पूरा हो गया है। यहाँ पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का लगाया गया पौधा अब भी है। इस घर में महात्मा गांधी भी कई बार आए थे। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में रहने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश तो उनका पुराना घर है और यहीं की बेटी है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में उनका घर है। आप एक घर और बंगला खाली करा सकते हैं, देश के लोगों के दिलों से आप उनको खाली नहीं करा सकते। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश को अपनी सियासी कर्मभूमि बनाने की रणनीति पर काम कर रही है और इसके लिए उन्होंने मिशन 2022 को अपना टारगेट बनाया है। यूपी में एसपी और बीएसपी को दरकिनार कर वो योगी सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है। सोनभद्र में जमीन को लेकर हुए नरसंहार के मामले से लेकर उन्नाव में रेप पीड़िता को जलाने तक का मामला हो या फिर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में पुलिस या कार्रवाई में पीड़ितों की आवाज उठाने का मामला, और फिर लॉकडाउन में मजदूरों की घर वापसी के बाद चीन के साथ विवाद पर प्रियंका एसपी और बीएसपी से अलग लाइन ले रही हैं। सोची समझी रणनीति के तहत प्रियंका योगी सरकार और बीजेपी नेताओं के साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निशाने पर ले रही हैं। चीन के साथ सीमा विवाद पर कांग्रेस की आलोचना और मोदी सरकार के साथ होने वाले मायावती के बयान पर उन्होंने बीएसपी प्रमुख को बीजेपी का प्रवक्ता तक कह दिया था। प्रियंका गांधी अपने मंसूबों में कितना कामयाब होंगी यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रियंका कांग्रेस को यूपी में दोबारा खड़ा करने की कवायद में लीड रोल में है और इससे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले भी बुलंद हुए हैं। जब से उन्हें यूपी की कमान मिली है तब से सूबे में कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करती नजर आ रही है। हालांकि यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 साल बाकी है और यहाँ प्रियंका के लिए सफर इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आम चुनाव में शिकस्त के बाद एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की राहें अलग हो चुकी हैं और चौतरफा मुकाबले में कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं होंगी। राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका ट्विटर वाड्रा जी के यूपी में जब कदम पड़ते हैं तो कांग्रेस का अस्तित्व जितना रहता है उसका आधा हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि भविष्य में तो इनका आधा होने का मतलब सांसद कोई भविष्य में 24 में बनेगा नहीं, और विधानसभा के जब 22 में चुनाव होंगे तो 7 विधायक इनके जीत करके आए थे 2017 में, आधे बचे। यूपी में अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस लंबे समय से संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सालों से प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा कोई सियासी करिश्मा नहीं कर पाए जिससे कार्यकर्ताओं में जीत का भरोसा जगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। हम और प्रवक्ताओं की तरफ रुख करेंगे, लेकिन पहले प्रेम जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रेम जी, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी इस पैकेज में अपना रिएक्शन दे रहे थे कि 7 एमएलए जीत के आए थे और 2022 में वो आधे रह जाएंगे और जो है 2024 के चुनाव में जो भी सीट आई है उत्तर प्रदेश में सांसद की, वो 0 हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा से कांग्रेस पार्टी को शुरू से बड़ी उम्मीदें रही हैं और बहुत मांग के बाद वो राजनीति में आए और उत्तर प्रदेश का प्रभार उन्होंने संभाला और पूरी उम्मीद है कि इस बार वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर
चुनावी समर में उतरेंगी, क्या प्रियंका गांधी के उतरने से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत डरना नहीं चाहिए? भारतीय जनता पार्टी प्रियंका राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ 2014 जी, तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 2 सीटें आई और 2017 में जब उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो 7 सीटें आई। अब प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में तो 19 हुआ, 1 सीट रह गई। उनके अपने भाई जिसकी प्रभारी थी अमेठी की, अमेठी में जितना समय राहुल गांधी जी ने दिया उससे अधिक समय श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने दिया। अमेठी और रायबरेली 1999 के चुनाव से 2019 तक के चुनाव में 20 वर्षों तक प्रभार किसके पास रहा है? ये तो हर कोई जानता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को, कांग्रेस को थोड़ा बहुत दूर से भी देखता रहा होगा। तो श्रीमती प्रियंका वाड्रा जो 2 सीटों पर थी वो 1 सीट पर ले आई है। अब इसके बाद कोई भी उनका मूल्यांकन करने वाला राजनीतिक प्रतिद्वंदी ये तो नहीं कह सकता ना कि वो कई सीटें पा जाने वाली है, क्रांति हो जाने वाली है। अगर कांग्रेस को लगता है कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में क्रांति होगी तो उनको प्रयोग करने में किसी को आपत्ति नहीं है। भाई राहुल गांधी जी को 2012 में जब प्रयोग करके लाया गया था, अखिलेश सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के रूप में प्रोजेक्ट किया था, उसमें तो सब कह रहे थे कि अखिलेश सिंह यादव को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। हुआ क्या? राहुल गांधी जी का पेपर फाड़ के अखिलेश सिंह यादव ने उनका जो मजाक उड़ा, उसके बाद उनकी जो स्थिति हुई सबने देखा। श्रीमती मायावती के विरुद्ध श्रीमती प्रियंका वाड्रा जब रेहान बहुत छोटे थे, गोद में थे, शिशु थे, उसमें अमेठी गई थी मायावती को खत्म करने के लिए। तब भी हमने खबरी सुनी थी कि श्रीमती मायावती 1999 में समाप्त नहीं हो गई, 2012 में अखिलेश सिंह यादव जी समाप्त नहीं हो गए, 2017 में इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और 2022 में वो योगी जी को समाप्त कर लेंगी। ये हुंकार भरने का अधिकार लोकतंत्र में हर किसी को है। और श्रीमती प्रियंका वाड्रा लखनऊ आकर बसते, देश में कहीं और बसे, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। इस पैनल में हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब भारत में कहीं भी बस सकते हैं। प्रियंका वाड्रा जी के पास तो एक और विशेषाधिकार है, उनके पास इटालियन पासपोर्ट भी है, वो तो इटली भी रह सकती हैं। हम लोग तो कम प्रिविलेज क्लास के नहीं है, हम लोग तो डिप्राइव्ड क्लास के हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के किसी कोने में रह सकते हैं। तो अभिनंदन है, उनका स्वागत है। सीधे चलते हैं एमएच खान साहब जो बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में इशारों में ये कहा है कि कुछ विपक्षी पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रही हैं और जो राजनीतिक पंडितों का और पत्रकारों की जो समझ है वो इशारा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो सुश्री मायावती की तरफ ही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह काम कर रही हैं। खान साहब। राय साहब, एक तो मैं अभी पार्टी का खुद प्रवक्ता नहीं हूँ जी, और पार्टी में हूँ, मैं कार्यकर्ता कैसे से काम करता हूँ जी। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा, देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री थे उनके जब बंगले खाली कराए गए तो कई मुख्यमंत्री चले गए हाई कोर्ट में इनकी पिटीशन खारिज हो गई और सारे मुख्यमंत्रियों को अपना बंगला खाली करना पड़ा। चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, किसी को भी बंगला नहीं मिला, सबको अपना बंगला खाली करना पड़ा। नियम कायदा कानून के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा को वो जो अलॉट हुआ है बंगला वो खाली करना चाहिए था, खाली कर देना चाहिए था पहले से, जब से एसपीजीआई हट गई। और नहीं तो वो मार्केट रेट पर रह सकती हैं, इसमें कोई बड़ा भारी नुकसान उनका नहीं है, इतना पैसा है उनके पास, वो रह सकती हैं। इसको अगर आप सोचते हैं कि हाँ राजनीतिक रूप से इनको ऊपर सताया जा रहा है तो ये गलत बात है, गलत सोच है। देखिए 2019 में अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे, मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहूंगा, 2019 में ये कितनी बार उत्तर प्रदेश का दौरा की है। इनको राहुल गांधी ने कहा था कि आज हम एक बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले हैं। जब बम फोड़ने वाले थे तो लोगों का आशंका लगा कौन सा बम फोड़ेंगे ये, तो बम फोड़ा, प्रियंका गांधी को ले आए और प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज नहीं है वो। और अगर वो इस तरह की भाषा, चीन से लड़ाई हो रही है, चीन से झगड़ा हो रहा है, दुश्मन देश से झगड़ा हो रहा है, अगर बहन कुमारी मायावती जी ये कहती हैं कि चीन की लड़ाई में हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर आप उस चीन की लड़ाई में अगर आप साथ नहीं हैं तो आप तो खुद ही देशद्रोही हो। खान साहब, और दूसरी बात मैं खान साहब, ये तो सबको पता है कि जब देश की लड़ाई होगी तो कांग्रेस पार्टी
चाहे न चाहे उससे देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता भी देख रही है। दूसरी बात है कि प्रियंका गांधी अगर पूरे जोशो खरोश से उत्तर प्रदेश में उतरती हैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनकर, तो सबसे ज़्यादा प्रहार तो बसपा और सपा पे होगा। खास तौर पे बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा बेस जो है मुस्लिम वोट बैंक है, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी उस वोट बैंक पर अपना दावा शुरू से पेश करती रही है, शुरू से अपना वोट बैंक मानती रही है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा अगर समीकरण बिठा के देखे जाए तो। सुन लीजिए जी, मैं भी एक मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, मैं कोई वाड्रा परिवार का सदस्य नहीं हूँ जी। प्रियंका गांधी जी ने कहा था, अपने मुंह से कहा था कि शादी के पहले उन्होंने कहा था कि मैं प्रियंका गांधी नेहरू परिवार की बेटी हूँ, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है, अब शादी के बाद मैं वाड्रा परिवार की बहू हूँ। वाड्रा परिवार, अब प्रियंका गांधी का गांधी परिवार से नेहरू परिवार से बस नाता रिश्ता है। जो लड़की ब्याह दी जाती है वो उसी परिवार की हो जाती है। सोनिया गांधी के बारे में सवाल किया गया कि ये इटली से आई थी, यहाँ पे क्यों इटालियन है, इनको प्रधानमंत्री ना बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते ये मामला खत्म हो गया। आज यही बात प्रियंका वाड्रा के लिए साबित होती है कि वाड्रा परिवार की है। किसको जोड़ेंगी वो? 7% वोट इनको मिला हुआ है। 7% वोट से कितना, 40% में सरकारें बन रही हैं, 7% से कितना बढ़ा लेंगी ये, और किनको बढ़ाएंगी आप बताइए ना। मैं तो कांग्रेस को अच्छी तरह से जानता हूं, नस जानता हूं। NSY जो खत्म कर दिया, महिला कांग्रेस को खत्म कर दिया, यूथ कांग्रेस को खत्म कर दिया। कुछ चमचे लोग, जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद ही कह रहा है कि मैं तो टिकट ब्लैक करता था, टिकट ब्लैकियर हूं मैं, मुझे प्रियंका गांधी ने अध्यक्ष बना दिया। तो आप ऐसे लोगों को जब ले आएंगे तो आपकी कांग्रेस दशा क्या होने वाली है? खान साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ चिंतक और वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जी जुड़े हुए हैं। सर, आप ये बताएं कि जो बंगले की राजनीति शुरू हुई है, कल चिट्ठी आई शहरी विकास मंत्रालय की बंगला खाली करने के लिए कि आप 1 अगस्त तक बंगला खाली कर सकते हैं। आप ये बताएं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कोई बदले की बात नहीं है, एक कैटेगरी थी, एक नियम था जिसके अनुपालन में ये निर्णय लिया गया है, और 1 साल पहले एसपीजी सुरक्षा हटी थी, और 1 साल बाद चूंकि सुरक्षा को रिव्यू किया गया टाइम टू टाइम, और ये निकल के आया कि अब सुरक्षा के आधार पर बंगला नहीं दिया जा सकता। मैं आपकी प्रतिक्रिया एक पत्रकार होने के नाते जानना चाहता हूं कि आपका क्या टेक है इस पर। देखिए, मेरा विचार बिल्कुल अलग है जी। मेरा विचार ये है कि काहे का नोटिस और काहे का निकाला जाना। अगर आदमी में आत्मसम्मान की भावना हो तो वो सरकारी बंगलों, सरकारी खाना, सरकारी सुविधा, सरकार से मोटी तनख्वाह और भत्ता ये लेवे ही नहीं। मैं आज से 50 साल पहले जी, जब अमेरिका में पढ़ रहा था, PhD कर रहा था, वॉशिंगटन में रहता था, तो मैं देखता था कि वहाँ के कांग्रेसमैन, यानी वहाँ की पार्लियामेंट के सदस्य, जहाँ मैं एक कमरा किराए पे लेके रहता था अमेरिकन कांग्रेस के सामने, वहीं वो भी किराए पे लेके रखता था। $30 महीना में, $1 रोज़ में, वो भी किराए पे रहता था। वहाँ के मिनिस्टर भी अपने घरों में रहते थे। हमारे यहाँ हमने राजनीति को खाला का घर बना लिया है। जैसे कबीरदास ने कहा ना कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना आए। हमने इसको खाला का घर बना लिया है राजनीति को। भत्ते लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, फ्री में मकान रहते हैं, बंगलों रहते हैं। क्यों बंगलों में रहना? 1 मिनट में बंगला खाली करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री को भी और राष्ट्रपति को भी इतने बड़े बड़े बंगलों में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। सब एक जनता की तरह रहें, आम जनता की तरह, और किसी को कोई बंगलो देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर प्रियंका से बंगला खाली करा रहे हैं तो दूसरे जो लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उन सबसे भी खाली कराना चाहिए। क्यों नहीं खाली कराते? और खाली क्यों कराएं? उसके पहले ही खाली कर देना चाहिए उनको। पता नहीं क्या बात है हिंदुस्तान के अंदर, तो लोग राजनीति से सब चीज़ मुफ्त लेना चाहते हैं, और जनता के प्रतिनिधि हैं। बताओ, जो बेचारे एक कमरे में 8-8 लोग सोते हैं, आप उस देश के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों के प्रतिनिधि हैं, आप काहे के प्रतिनिधि हैं? मजाक बना रखा है हमारे नेताओं ने। और ये कहाँ से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं बनेगा? अरे भाई, कांग्रेस पार्टी की जो दशा है
उसमें क्या नेतृत्व है, मुझे तो इतना दुख होता है। दुनिया की सबसे शानदार पार्टी, सबसे बड़ा संघर्ष करने वाली पार्टी आज नेतृत्व विहीन है। वो पार्टी, उसके अंदर बड़े योग्य लोग हैं, काबिल लोग हैं, लेकिन परिवारवाद चल रहा है। अरे इन लोगों को खुद चाहिए, प्रियंका को, राहुल को, इतने अच्छे बच्चे हैं दोनों नौजवान, दोनों कहे कि हमको इस राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, हम समाज सेवा करेंगे। दोनों अच्छे हैं, दोनों सुंदर हैं, दोनों ठीक ठाक हैं। ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा समझदार नहीं हैं, लेकिन सेवा तो कर सकते हैं ना देश की। हजारों लाखों लोग इनके साथ आ जाएंगे, लेकिन राजनीति के फेर में पड़े हुए हैं। कांग्रेस जैसी महान संस्था नष्ट होके समाप्त होने वाली है, धीरे धीरे रोज नष्ट हो रही है। तो काहे का मुख्यमंत्री बनना और काहे का प्रधानमंत्री बनना। मैं समझता हूँ कि इनको जवाहरलाल नेहरू की तरह, मोतीलाल जी नेहरू की तरह महान आदर्श उपस्थित करना चाहिए, और उस परिवार के हैं तो उस परिवार की महिमा बढ़ानी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि इनके आचरण से उस परिवार की महिमा पर लोग प्रश्न चिन्ह करें। अरे आनंद भवन दिया, ये कोई मामूली बात है क्या? लेकिन वैसे और 10 आनंद भवन आपने कर लिए। हमारे नेता लोग अपनी आमदनी के लिए क्या करते हैं? औरंगजेब कितना बड़ा बादशाह था, टोपियाँ सीता था बैठ के, उसकी टोपियाँ वहाँ बिकती थी बाज़ार के अंदर, चांदनी चौक में, लाल किले में, आगरा के अंदर, दिल्ली के अंदर। ये होता है, बादशाह होके काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी खुद कमा रहे हैं। हमारे नेता लोग करते क्या हैं? आपने जो ये बात कही, जाहिर सी बात है कि भारत प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार की संस्कृति में ही हमेशा से विश्वास करता रहा है। आज आपने बहुत अच्छा किया कि इस बात की तरफ सबका ध्यान खींचा। बहुत सारे लोग आज सहारा समय देख रहे होंगे, जो अभी नहीं देखेंगे सोशल मीडिया के थ्रू देखेंगे। मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू की तरह आदर्श पेश करना चाहिए। सर, आप ये बताएं कि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, उसके बाद उनके आने वाले परिवार में, पीढ़ियों में किसी ने 2.5 पन्ने की भी किताब नहीं लिखी। आप इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नहीं, उसके पीछे वजह ये है कि जवाहरलाल जी को, एक तो वो जहाँ हेरो में पढ़े, वहाँ ब्रिटेन में उनके शिक्षक 2-3 बहुत अच्छे थे, उनकी वजह से प्रेरणा हुई। फिर गांधी जी का साथ मिला, फिर जेल में काफ़ी उनको अवकाश मिला, उसका उन्होंने सदुपयोग किया। लेकिन आपको एक बात मैं कहता हूँ कि आज तक भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें इंदिरा गांधी महान प्रतापी प्रधानमंत्री थी, उनसे मेरा सीधा संपर्क था। मैं जब पढ़ने दिल्ली आया 50 साल पहले, वो तब नई नई प्रधानमंत्री बनी थी, और मैं देखता था कि उनको अनुभव से, वो ज़्यादा ग्रंथ वगैरह पढ़ी हुई नहीं थी, वो मुझसे पूछती रहती थी कई ग्रंथों के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के कई ग्रंथों के बारे में, प्रोफेसरों के बारे में मैं उनको बताता था। लेकिन उनमें इतनी जिज्ञासा थी, उनको इतना अनुभव था जवाहरलाल जी के साथ रहने की वजह से, और बड़े जितने नेता थे उनके साथ रहने की वजह से, कि उन्होंने अपने दायित्व को बहुत जम के निभाया। गलतियां भी हुई इंदिरा जी के ज़माने में, लेकिन उसके बाद का जो परिवार है, उससे भी मेरा थोड़ा बहुत संपर्क रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है कहते हुए कि क्यों उन लोगों ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया, क्यों उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वीकार किया। उनको कह देना था कि हम इसके योग्य नहीं हैं, हमसे ज़्यादा काबिल लोग कांग्रेस में पड़े हैं, और आज भी हैं। आज कांग्रेस में इतने तपस्वी लोग हैं, हालांकि बहुत वृद्ध हो गए हैं वो लोग, मैं उनको 50 बल्कि 60 साल से जानता हूँ, ऐसे भी कई कांग्रेस के नेता हैं, अद्भुत लोग हैं। क्या त्यागमय उनका जीवन है, देश के लिए कितनी सेवा उन्होंने की है। उन लोगों को मौका दें, नए नौजवानों को मौका दें जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, जिनको हिंदी आती है, अंग्रेज़ी आती है, और भाषाएं आती हैं, समझते हैं बातों को, जो आम जीवन से परिचित हैं। राहुल गांधी और प्रियंका बेचारों को क्यों फंसा रहे हैं ये लोग, मेरे समझ में नहीं आता। वैदिक साहब, एक सवाल और आपसे ले रहा हूँ। वैदिक साहब, एक सवाल आपसे और ले रहा हूँ। लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती है, और बहुत डिमांड थी प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने की, लेकिन अब इस स्टेज पर
जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी पूरे बहुमत की सरकार है, आपको लगता है कि 2022 के इलेक्शन में प्रियंका गांधी वो चमत्कार कर पाएंगी जो 5-7 साल पहले उनसे उम्मीद किया जा रहा था, जो उनका एक चार्म था, जो लोग चाहते थे कि वो आगे आएं और नेतृत्व दें? अब जो है 2022 के लिए जब वो लखनऊ प्रवास करने जा रही हैं, जैसी रिपोर्ट्स बता रही हैं, जैसे पॉलिटिकल लोग बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनको अब लखनऊ में शिफ्ट कर रही है और इस चुनाव को ठीक से लड़ने की तैयारी कर रही है। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि इस 2022 के चुनाव में कुछ बात बनती दिख रही है, दिखेगी? नहीं, आपकी बात एक हद तक तो ठीक है कि प्रियंका गांधी में कुछ इंदिरा जी की छवि दिखाई पड़ती है, लेकिन आप देखें कि ज़मीन आसमान का अंतर है। इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री बनने के पहले जब लाल बहादुर शास्त्री जी की कैबिनेट में उनको रखा गया था, तो आपको याद है डॉक्टर लोहिया क्या बोला करते थे उनको? उन दिनों मैं संसद की दर्शक दीर्घा में जाके लोकसभा की देखा करता था और डॉक्टर लोहिया से, इंदिरा जी से बात भी करते थे नीचे। उन दिनों इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था, आराम से बात होती है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि देखिए वो गूंगी गुड़िया आ गई, किसी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाती हैं, बात कह नहीं पाती हैं। लेकिन इंदिरा जी हमेशा जवाहरलाल जी के साथ रहती थी। उसका परिणाम ये था कि वो जो सुनती थी उनकी डिस्कशन, उनकी बातचीत नीति संबंधी, उससे उनको इतना ज्ञान हो गया था और इतना आत्मविश्वास हो गया था कि वो देश के बड़े से बड़े विद्वान के साथ, बड़े से बड़े विशेषज्ञ के साथ आराम से बात कर सकती थी। मुझे ये नहीं लगता है कि राहुल और प्रियंका में वो गुण है, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। हिंदुस्तान की जनता का कुछ पता नहीं है, कैसे कैसे प्रधानमंत्री अपने यहाँ होते रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कह सकते। कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई ऐसी घटना हो सकती है कि जो ज़मीन में पड़ा हुआ कंकर है वो मोती की तरह ऊपर आ जाए और लोग उसको पसंद कर लें। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये दोनों बच्चे, ये दोनों नौजवान राहुल और प्रियंका बहुत अच्छे हैं। इनको चाहिए कि अपना जीवन समाज सेवा के लिए लगा दें। प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, ये तो एक कुर्सी भरने का काम है, कोई भी भर देगा, किसी न किसी को तो बिठाना ही पड़ेगा वहाँ पर। उनको खुद बनना चाहिए, अपनी हैसियत पैदा करनी चाहिए। इन कुर्सियों से कोई हैसियत पैदा नहीं होती है। कुर्सी से हटने के बाद आदमी की कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो अपने को इस लायक बनाना चाहिए कि कुर्सी सुशोभित हो। कुर्सी से हम खुद सुशोभित नहीं हो, कुर्सी पे हम बैठे तो कुर्सी की इज्जत बढ़ जाए, ऐसा जीवन बनाना चाहिए। वैसा जीवन अभी इनका बनना बाकी है और उसके लिए इनको अभी बहुत बड़ा अवसर है। देश में लोग इनको जानने लगे हैं, इनका नाम है, इसका सदुपयोग करें, देश की सेवा करें। सभी पार्टियों के लोग इनको प्रेम से बुलाएंगे, सम्मान करेंगे, इनका देश के लिए उपयोग होगा बहुत बड़ा। सीधे चलते हैं खान साहब के पास। दर्शकों को बता दें कि कुछ टेक्निकल कारणों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, संपर्क उनसे डिस्कनेक्ट हो गया है, कोशिश की जा रही है। खान साहब, आप ये बताएं कि विपक्ष होने के नाते जो एक जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कंधों पर भी है, कांग्रेस पार्टी हमेशा आजकल आरोप लगा रही है और प्रियंका गांधी का ये ट्वीट काफ़ी ट्रेंड कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की अघोषित प्रवक्ता बन गई है। नहीं भाई, अब वो कहने के स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकती है। कांग्रेस का तो चरित्र दुनिया जानती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति को हराने का काम कांग्रेस ने किया और दलितों को जो दशा खराब किया कांग्रेस ने खराब किया। अगर कांग्रेस दलितों की समस्याओं को ठीक से उठाती तो बहुजन समाज पार्टी को बनने की नौबत नहीं आती। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं मुसलमान वोट उनके पास चला जाएगा। यूपीए की सरकार थी, सच्चर कमेटी आ गई। सच्चर कमेटी ने कहा कि मुसलमानों की दशा दलितों से बदतर है और 72 जी कौन सा मुंह लेके मुसलमानों को पास प्रियंका वाड्रा जाएंगी? क्या काम किया उन्होंने? जब देश आजाद हुआ था तो 39% नौकरी में मुसलमान था, आज 1% से कम हो गया है। कौन जिम्मेदार इसका है? कौन बताएगा कि मुसलमानों की दशा कैसे खराब हुई? कहा क्या किया? आप देखिए, मैं कहता हूं आपको, ये इस्लाम में ये कहा गया कि सबसे पहले शिक्षा
ग्रहण करो, इल्म हासिल करो, ये फर्ज बनाया गया इस्लाम में। इस्लाम में शिक्षा को लेना फर्ज बनाया गया है। तुम्हारी बहन मायावती जी जब कृषि मंत्री थी तो उन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी बनाए जो पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट पर नहीं बनी है। मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया उसमें, और बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया, और भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें दलित बच्चे पढ़ सके। शिक्षा का काम किया, कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेजेस खोले। आप किस मुंह से बात करने जाएंगे? आज प्रियंका गांधी कहती है 50 साल के ऊपर वालों की जरूरत नहीं है, मुझे हमको चाहिए 50 साल के नीचे वालों की जरूरत है। कौन लोग वोट करेंगे आपको? अभी पत्रकार महोदय जो कह रहे थे, मैं उनकी बात को समर्थन करता हूँ। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसको कहाँ से हमको उभारना है, किसको कहाँ से लेना है, किस अनुभवी लोगों को लेना है। इसमें कहीं तो रहा नहीं है कि ये बौखलाहट में जो कुछ भी कहना चाहे कह ले, लेकिन कांग्रेस का काम अब समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं है। 7% वोट पाने वाला अब आदमी भी होशियार है, बेवकूफ नहीं है। 22% और 18%, 20% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलता है। अगर 20-22% वोट पर दूसरे पार्टी के लोग आके जुड़ते हैं तो वो एमएलए एमपी सब बना सकता है। आप 2019 में चुनाव क्यों एक सीट पर रह गई? प्रियंका गांधी वाड्रा तो वहीं पर घूम रही थी। जितना राहुल गांधी नहीं घूमे उससे ज्यादा प्रियंका गांधी वाड्रा घूम रही थी। हमारी जो 10 सीटें आई, आप कहाँ उनको आंक रहे हैं? प्रियंका गांधी जब तक अपने दिमाग को लेकिन खान साहब, एक सवाल आपसे आखिरी, इसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर रहती थी, अब आपको नहीं दिखाई देता? हम लोगों को तो दिखाई देता है कि बहुजन समाज पार्टी के सुर पूरी तरह से बदल गए। अब बीजेपी की तरफ से वो पूरी तरीके से मैत्री की भाषा बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा तब भी सवाल उठाया, और एक चीज पर वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि केंद्र के सरकार के साथ खड़ी है, जिसपे चाइना से लड़ाई हो रहा है। जो ये कोरोना वायरस आया है, इस पर जो लड़ाई हो रही है, इस पर प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, भाजपा के साथ नहीं खड़ी। मैं आपको साफ साफ कह दूं, प्रधानमंत्री जी के साथ चाइना वार में खड़ी है, जिसमें कि कांग्रेसी रोज कोई न कोई नया मुद्दा उठाते हैं। अपना 1962 का हाल भूल गए कांग्रेसी। खान साहब, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और इसके साथ ही मैं अपने सभी मेहमानों को यहीं पे धन्यवाद कहना चाहूँगा। हम लोग प्रोग्राम के आखिरी चरण में पहुँच चुके हैं, उसके बाद हम एक डिफरेंट सेगमेंट में जा रहे हैं। तो आज की चर्चा में भाग ले रहे सभी मेहमानों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और खुद पर अमल भी करते हैं। जैसे ही मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने का फैसला किया, वैसे ही प्रधानमंत्री ने तत्काल वीबो ऐप से हटने का निर्णय ले लिया। पीएम मोदी का वीबो पर आधिकारिक अकाउंट था, लेकिन फैसले के साथ ही अकाउंट से फोटो, कमेंट्स और पोस्ट हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पहले लोगों को लगा कि ये सब चीन कर रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि पीएम के निर्देश पर यह प्रक्रिया शुरू की गई। बताया जाता है कि वीआईपी अकाउंट्स पर वीबो को छोड़ने की प्रक्रिया भी आसान नहीं है, जब तक आधिकारिक रूप से पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती। पोस्ट डिलीट नहीं की जा सकती। चीन की तरफ से बेसिक परमिशन देने में भी देरी की गई। वीबो पर पीएम की 115 पोस्ट थीं, जिनमें से पहले 113 पोस्ट डिलीट की गईं। सभी को मैन्युअली डिलीट किया गया। काफ़ी कोशिश के बाद 113 पोस्ट तो डिलीट हो गईं, लेकिन 2 पोस्ट मौजूद रहीं। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें थीं। बताया जाता है कि वीबो पर चीन के राष्ट्रपति की तस्वीरें हटाना मुश्किल हैं, लेकिन तमाम कोशिश के बाद पीएम मोदी के अकाउंट से सारी पोस्ट हट चुकी हैं। पोस्ट डिलीट करते वक्त पीएम मोदी के वीबो अकाउंट पर 2,44,000 फॉलोअर्स थे। चीन की हरकतों को देखते हुए ही सरकार ने 59 ऐप्स पर रोक लगाई। कुछ दिन पहले चीन के ऐप वीचैट पर भारतीय दूतावास के आधिकारिक अकाउंट से 3 भारतीय बयान डिलीट कर दिए गए थे। इनमें से एक प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी था। चीन की इन्हीं हरकतों और सिक्योरिटी कारणों को देखते हुए ऐप्स पर रोक लगाई गई है, और पीएम खुद चीन के ऐप से हट गए हैं। जाहिर सी बात है कि जब बात देश की हो,
और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला हो, तो ऐसे में प्रधानमंत्री हमेशा आगे बढ़कर उदाहरण पेश करते हैं। और उन्होंने इस मसले में भी उन्होंने अपना एक बड़ा उदाहरण पेश करके एक लोगों को संदेश दिया है। और हम सभी को भी चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ जितने चीनी ऐप्स हैं तत्काल प्रभाव से उनको अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर देना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी से हालात बिगड़े हुए हैं। इस महामारी को लेकर सहारा इंडिया परिवार के हमारे मुख्य अभिभावक सहारा श्री जी ने भी अपने संदेश में कहा है कि अब हमें कोरोना के साथ जीवन जीना सीखना होगा, लेकिन सावधानी के साथ। सहारा श्री जी ने अपने संदेश में क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे देश के प्यारे देशवासियों तथा सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे साथियों, इस समय जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो हमारे सामने बेहद उलझे हुए हालात हैं। जब कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन का पहला चरण शुरू हुआ था तो हमारे सामने सूत्र वाक्य था कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना है और कोरोना को हराना है। उस समय पूरे देश में संक्रमित लोगों की संख्या 600-700 थी। सबको उम्मीद थी कि लॉकडाउन के समाप्त होने तक कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। अब जब 4 चरण पूरा करने के बाद लॉकडाउन खुल गया है तो इस समय देश में संक्रमित लोगों की संख्या 6 लाख के पास पहुंच रही है। और हमारे सामने सूत्र बाकी ये है कि हमें कोरोना के साथ रहना सीखना है, यानी हमें कोरोना के साथ ही जीना है। अब लॉकडाउन को लेकर जो फैसले लिए गए थे उनका भी आलोचना की जा रही है। सबसे ज़्यादा सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब कोरोना का प्रसार बहुत कम था तब बहुत बड़े कड़े नियमों के साथ लॉकडाउन लागू किया गया। अब जब प्रतिदिन कोरोना के लगभग 20,000 मामले सामने आने लगे हैं तब लॉकडाउन के नियम बिल्कुल ढीले हो गए हैं। यहाँ तक कि बाजार, मॉल और धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए हैं। ये उस स्थान है जहाँ सर्वाधिक लोग जुटते हैं और जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत कठिन होता है। इसके पीछे तर्क यह है कि बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों को और आगे बंद नहीं रखा जा सकता। अगर आर्थिक गतिविधियां शुरू नहीं हुई तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और करोड़ों लोग बेरोजगारी और भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। ये सही भी है कि आर्थिक गतिविधियों को अधिक समय तक रोक कर नहीं रखा जा सकता। तो आज हमारे सामने स्थिति यह है कि कोरोना के तीव्र फैलाव के बीच हमें अपनी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां भी जारी रखनी है। अब हमारे सामने 2 स्थितियां बहुत साफ है। पहले ये कि सरकार और स्वास्थ्य सेवाओं की सीमाएं हैं। स्वास्थ्य सेवाएं एक हद तक ही हमारी मदद कर सकती है। दूसरी स्थिति यह है कि कोरोना के फैलाव में कोई कमी नहीं आ रही है, इसलिए ना तो हम असावधान रह सकते हैं ना निश्चिंत रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अब हमें स्वयं अपने ऊपर ज़्यादा निर्भर रहना होगा। हमें कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में स्वयं ही योद्धा बनना होगा। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि आज की स्थिति में हमें कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में स्वयं ही योद्धा बनना होगा। पहले से कहीं अधिक सतर्क रहना होगा। लॉकडाउन के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा के जो उपाय हम अपना रहे थे उन्हें हम पहले से अधिक कड़ाई से अपनाना होगा। घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाना, कार के मुताबिक दस्ताने पहनना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, साबुन से बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, भीड़ का हिस्सा ना बनना, ये सारे उपाय जारी रखने होंगे। अपनी देखभाल स्वयं करनी होगी। आगे जो लड़ाई है उसमें सरकारी संस्थाओं और स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं की भूमिका कम है। एक व्यक्ति की यानी हमारी और आपकी भूमिका ज़्यादा है। कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी ये भूमिका बेहद चुनौतीपूर्ण है। हमें स्वयं को ही नहीं बचाना है
बल्कि अपने परिजनों को भी बचाना है और अपने आसपास के लोगों को भी बचाना है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि बचाव संबंधी सावधानियां की उपेक्षा की जा रही है तो आपको सक्रियता से हस्तक्षेप करना चाहिए। जो लोग सावधानियों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें सावधानी बरतने के लिए समझाना चाहिए। अगर कहीं किसी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो स्वयं का बचाव करते हुए उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। मैं यहाँ फिर दोहराना चाहता हूँ कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें पर इमोशनल डिस्टेंसिंग ना करें। हमें भावनात्मक रूप से अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। टेलीफोन एवं इंटरनेट के जरिए अपनों से लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए। कोरोना महामारी ने लोगों को बड़ी संख्या में मानसिक तौर पर बीमार किया है। इससे बचने का एकमात्र उपाय लोगों के बीच भावनात्मकता को बढ़ावा देना है। इस कठिन दौर में एक दूसरे के दुख दर्द में भागीदारी करना बेहद जरूरी है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हर समाज में कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार लोग होते हैं जो हालात की गंभीरता को नहीं समझते। ये लोग जानबूझकर या अनजाने में बचाव संबंधी उपायों की उपेक्षा करते हैं, दूसरे के प्रयासों का उपहास आलोचना भी करते हैं, भ्रामक जानकारियां भी फैलाते हैं और अफवाहों के प्रसार का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे लोगों के कारण कोरोना के विरुद्ध लड़ाई कमजोर पड़ती है। ये लोग स्वयं भी संकट में पड़ते हैं और दूसरों को भी संकट में डालते हैं। ऐसे लोगों को रोकना और समझाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये जिम्मेदारी निभानी ही होगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ गई है। हर व्यक्ति को अपनी इस जिम्मेदारी को समझना होगा। कोरोना भले ही फैल रहा हो, लेकिन कोरोना को हराने के अपने संकल्प को और अधिक मजबूत करना होगा। जो भी व्यक्ति और संस्थाएं कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय है, उनके साथ पूरा सहयोग करना होगा। स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करना होगा। साथ ही अपने इस संकल्प को लगातार मजबूत करते रहना होगा कि हमें कोरोना की हराना ही है। हमें कोरोना के साथ ही रहते हुए कोरोना को हराना है। आज हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोरोना से पहले हम जैसा जीवन जी रहे थे वैसा ही जीवन हमें तुरंत मिल जाएगा। हाल फिलहाल इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि कोरोना के साथ लड़ाई लंबी है और कठिनाइयों का दौर भी लंबा है। इसलिए हमें बिना किसी शिकायत के कठिनाइयों के साथ रहने की आदत डालनी होगी। इसका भी ध्यान रखना होगा कि हमारे भीतर निराशा पैदा ना हो, न हम खुद निराश हो और न अपने संगी साथियों को निराश होने दें। एक सच्चे योद्धा का धर्म भी यही है और कर्तव्य भी यही है। मैं हमेशा कहता हूं कि सकारात्मक भावनाएं मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करती है। सकारात्मकता के एक योद्धा की पहचान होती है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें और याद रखें, लॉकडाउन के नियमों को बिल्कुल ढीला कर दिया है, क्योंकि संसार की नजर में आप एकमात्र संख्या हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप उसकी पूरी दुनिया है। इसलिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक सच्चे योद्धा की तरह कोरोना को हराने के अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखें, इस विश्वास के साथ कि कोरोना हारेगा और अंतिम जीत हमारी होगी। जय भारत, जय मानवता। आपका हितैषी शुभोदय सहारा। सारा प्रणाम। तो आपने सारा श्री का संदेश सुना और इसके साथ ही आज के हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। सारा प्रणाम।